नमस्कार और वेलकम लिसनर्स। आप सुन रहे हैं इतिहास और तथ्य, जहां हम कहानियों के पीछे छुपी सच्चाई को ढूंढते हैं। आज की कहानी कोई नॉर्मल हिस्ट्री चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो समंदर के नीचे छुपी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं द्वारका, एक ऐसे शहर की जो थी पर फिर धीरे धीरे समुंदर में समा गई। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। हमारे पास कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत, और कुछ आधुनिक समुद्री पुरातत्व की रिपोर्ट्स। तो हमारा आज का मिशन है ये समझना कि क्या भारत का एक खोया हुआ शहर, जिसे कृष्ण की द्वारका कहा जाता है, सच में मौजूद था, और अगर था तो वो समुद्र में कैसे समा गया। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले के ग्रंथों से। इन ग्रंथों में द्वारका का जिक्र कैसे किया गया है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि द्वारका का जिक्र सिर्फ एक नहीं बल्कि महाभारत, हरिवंश और कई पुराणों जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। अच्छा, कई ग्रंथों में? हाँ, और ये सभी ग्रंथ एक जैसी ही तस्वीर पेश करते हैं, और वो किसी छोटे मोटे गांव की नहीं है। तो फिर कैसी थी द्वारका इन ग्रंथों के अनुसार? वर्णन बहुत ही विस्तृत है। कहा गया है कि ये शहर समुद्र से रिक्लेम्स की गई जमीन पर बनाया गया था। रिक्लेम्ड की गई जमीन पर? मतलब जैसे आज के जमाने की इंजीनियरिंग होती है? बिल्कुल। इसके चारों ओर मजबूत दीवारें थी और शहर के अंदर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने महल, बड़े बड़े बगीचे और चौड़ी सड़कें थीं। वाह! ये सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थी। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ने के बाद अपने लोगों को बार बार होने वाले हमलों से बचाने के लिए द्वारका आए थे। और कहा जाता है कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस शहर को सिर्फ एक रात में बना दिया था। हाँ, और जाहिर है सदियों तक इसे सिर्फ एक कल्पना ही माना गया। एक रात में बना दिया? ये सुनने में तो किसी परिकथा जैसा लगता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये वर्णन पौराणिक कथाओं के उद्देश्य को दिखाता है। क्या मतलब? मतलब किसी भी राज्य की स्थापना के समय ऐसी भव्य कहानियां उसके दिव्यता और शक्ति को स्थापित करने का काम करती थीं। अच्छा। यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या किसी भूली हुई सच्चाई की याद। सही बात है। और महाभारत में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना का जिक्र है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब धरती पर कृष्ण का मिशन पूरा हो गया तो उन्होंने नश्वर दुनिया छोड़ दी, और उनके जाने के साथ ही एक भविष्यवाणी सच हो गई। और ये भविष्यवाणी ही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। भविष्यवाणी थी, जब कृष्ण चले जाएंगे तो द्वारका वापस समुद्र में समा जाएगी। बिल्कुल। और उनके जाने के कुछ ही समय बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा। वर्णन में कहा गया है कि ये धीरे धीरे हुआ, शांति से। सड़कें, महल, मंदिर, सब कुछ पानी में डूब गया। हाँ। लोग शहर छोड़कर भाग गए और द्वारका गायब हो गई। कोई आग नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ पानी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का एक काव्यात्मक वर्णन है? कई प्राचीन सभ्यताएं अचानक खत्म हो गईं, अक्सर एनवायरमेंटल कारणों से, और उन घटनाओं को अक्सर उनकी पौराणिक कथाओं में इसी तरह जगह दी जाती थी। ठीक है, तो अब इस कहानी को विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। सदियों तक इतिहासकार इस विचार को नकारते रहे, लेकिन 1960 और 70 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास पानी के नीचे खोज शुरू की, और जो उन्हें मिला उसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। अरब सागर के नीचे उन्हें सीधी रेखा में बनी पत्थर की दीवारें, बड़े बड़े आयताकार पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और जहाजों के लंगर मिले। ये बहुत जरूरी बात है कि ये प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं। नहीं, ये साफ तौर पर मानव निर्मित ढांचे थे। और कुछ संरचनाएं तो समुद्र तल से 30-40 मीटर नीचे मिली। हाँ, 40 मीटर, ये बहुत गहरा है। ये सोचना भी हैरान करता है कि वो जगह कभी सूखी जमीन हुआ करती थी। और यहीं पर सबसे फैसिनेट करने वाली बात है कार्बन डेटिंग के नतीजे। अच्छा, तो क्या पता चला? जांच से पता चला कि कुछ अवशेष 3000 से 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। 3 से 4000 साल? हाँ, और ये ठीक वही समय है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या इस बात की पुष्टि के ग्रंथों में लिखी कहानी का कोई आधार था? एग्जैक्टली।
ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। तो अगर द्वारका सच में डूबी तो कैसे? वैज्ञानिक इसके लिए क्या संभावनाएं बताते हैं? इसके लिए कुछ थ्योरीज है। पहली, भूकंप। भूकंप? हाँ, भारत का पश्चिमी तट भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय है। एक बड़े भूकंप के कारण जमीन अचानक धंस सकती है। मतलब एक ही झटके में सब खत्म? पॉसिबल है। दूसरी संभावना है बढ़ता समुद्री जल स्तर। आखिरी आइस एज के बाद वाला? बिल्कुल। आखिरी हिमयुग के बाद दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ा था, जिससे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर कई तटीय शहर जलमग्न हो गए। तो ये ग्रंथों की उस बात से मिल खाता है जिसमें कहा गया है कि समुद्र ने धीरे धीरे जमीन को वापस ले लिया? हाँ, ये धीमी प्रक्रिया वाली थ्योरी से ज्यादा मेल खाता है। और एक तीसरी संभावना भी है। वो क्या है? बार बार आने वाली बाढ़। हो सकता है द्वारका एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे चरणों में डूबी हो। अच्छा। जो ग्रंथों की उस बात से भी मेल खाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक अद्भुत समानता है ना? प्राचीन ग्रंथों में बिना किसी आधुनिक तकनीक या सैटेलाइट के ठीक वैसा ही वर्णन किया गया है जैसा आज का विज्ञान समझाता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही घटना को दो अलग अलग भाषाओं में बताया जा रहा है। एक कहानी की भाषा में और दूसरी विज्ञान की भाषा में। तो यहीं पर यह मामला संवेदनशील और दिलचस्प हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है द्वारका की खोज ये साबित करती है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। हाँ, ये एक पक्ष है। वहीं दूसरा पक्ष तर्क देता है ये खंडहर किसी बाद की सभ्यता के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कृष्ण की ही द्वारका हो। और ये भी एक जायज तर्क है। तो सच क्या है? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि पुरातत्व का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। पानी के नीचे के शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनछुआ है। फंडिंग सीमित है और खुदाई का काम बहुत धीमा है। मतलब समुद्र अभी भी अपने कई राज छिपाए हुए हैं। बिल्कुल। विज्ञान ने अभी तक अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। तो इन सब का क्या मतलब है? द्वारका का रहस्य हमें कुछ असहज सवाल पूछने पर मजबूर करता है। प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं? मानवता ने कितना ज्ञान भुला दिया है? और क्या पौराणिक कथाएं असल में पीढ़ी दर पीढ़ी सुलाई जाने वाली सच्ची यादें हैं? द्वारका की कहानी उस लकीर को चुनौती देती है जो हम अक्सर मिथक और इतिहास के बीच खींचते हैं। सही कहा। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन कहानियां चाहे कितनी भी अविश्वसनीय लगे, उनमें वास्तविक घटनाओं का कोई अंश हो सकता है। शायद इतिहास की हमारी समझ अभी अधूरी है। बिल्कुल यही दिखाता है ये। हमारे स्रोत हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाते हैं। कुछ शहर युद्ध में खत्म हो जाते हैं, कुछ समय के साथ धूल में मिल जाते हैं। द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन पानी के नीचे भी उसकी कहानी छुप रहने से इनकार करती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर द्वारका जैसा भव्य शहर समुद्र में खो सकता था और लगभग यादों से भी मिट सकता था, तो पानी की सतह के ठीक नीचे और कितने इतिहास फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।